आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है पिंटू जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज से 26 साल पहले ठंड की वो कड़कड़ाती रात मुझे आज भी अच्छे से याद है और शायद मैं अपने जीते जी उस रात को कभी नहीं भूल सकता। आज भी उस ठंड की काली रात को याद करके मेरा पूरा शरीर कांपने लगता है। आज से 26 साल पहले मेरी उम्र महज 18 वर्ष की थी और इन दिनों मैं अपने गांव में रहा करता था। उस समय हमारा गांव चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ था, जिस कारण दिन के वक्त हमारे गांव में जितनी हरियाली हुआ करती थी, रात के वक्त उतना ही ज्यादा अंधेरा। गांव में उस वक्त काफी कम घर होने के कारण अंधेरा होते ही गांव के सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे, जिस कारण अंधेरा होते ही हमारा गांव एकदम वीरान हो जाता था। खैर, मुझे अच्छे से याद है उस शाम मुझे और मेरे एक दोस्त राजीव को दूसरे गांव शादी में जाना था। तो मैं दोपहर को चलकर राजीव के घर गया और राजीव से कहा, भाई आज शाम को उधमपुर गांव शादी में चलेगा ना? इस पर राजीव ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। जिसके बाद हमने तय किया कि हम शाम के 5 बजे यहाँ से उधमपुर गांव जाने के लिए निकलेंगे। सारी बातें तय करने के बाद मैं अपने घर आ गया और कुछ देर आराम करके शादी में जाने के लिए तैयार होने लगा। जिसके बाद तैयार होकर मैं ठीक शाम के 5 बजे साइकिल लेकर राजीव के घर पहुंचा। तो राजीव भी तैयार होकर मेरा ही इंतजार कर रहा था। फिर हम दोनों साइकिल से उधमपुर गांव की तरफ आगे बढ़ने लगे। ठंड का मौसम होने के कारण शाम के 5 बजे ही अंधेरे ने धीरे धीरे अपना डेरा जमाना शुरू कर दिया था। उधमपुर गांव हमारे गांव से करीब 7 किलोमीटर दूर था, तो हमें वहां पहुंचने में करीब 1.25 घंटे का वक्त लगेगा। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी साइकिल चला रहे राजीव ने कहा, यार अभी रास्ता इतना खाली खाली सा हो गया है, तो आते वक्त क्या होगा? इस पर मैंने कहा, क्यों तुझे डर लग रहा है क्या? इस पर राजीव ने मेरी बात को टाल दिया। करीब 1.25 घंटा साइकिल चलाने के बाद ठीक शाम के 6:15 बजे हम उधमपुर गांव शादी में पहुंचे। आते वक्त सुनसान रास्ते को देखकर हमने तय कर लिया था कि हम जल्दी वहां से निकल जाएंगे, मगर वहां से निकलते निकलते हमें देर हो गई। शादी से बाहर निकलकर हमने जब वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 9 बजे का। उस समय रात के 9 बजना यानी काफी रात। आते वक्त साइकिल राजीव चला रहा था, तो इस बार साइकिल मुझे चलाना पड़ेगा। जिसके बाद मैंने साइकिल का लॉक खोला और राजीव को बैठाकर घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। अब तक काफी रात हो गई थी, जिस कारण चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। वो भी इतना अंधेरा कि मुझे ठीक से रास्ता भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। गांव का कच्चा रास्ता होने के कारण रास्ते पर काफी गड्ढे थे और अंधेरे में उन गड्ढों को ना देख पाने के कारण मुझे साइकिल चलाने में काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था। इस पर मैंने राजीव से कहा, यार राजीव काफी अंधेरा है, तो साइकिल चलाने में काफी दिक्कत हो रही है यार। जिस पर राजीव ने कहा, अरे यार मैं तो भूल ही गया, मैं अपने साथ एक टॉर्च लेकर आया हूँ। राजीव की ये बात सुनकर मैंने हंसते हुए कहा, अरे भाई तू टॉर्च को बस सिर्फ दिखाने ही लाया क्या? इतना बोलकर मैंने राजीव के हाथों से टॉर्च लिया और टॉर्च जलाकर टॉर्च की रोशनी के सहारे उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। टॉर्च जलाते ही मुझे चारों तरफ फैले कोहरे का पता चला, क्योंकि कोहरा इतना फैला हुआ था
कि दूर दूर तक मुझे कोहरे के अलावा पूरे रास्ते पर और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। सन्नाटा तो पूरे रास्ते पर इस कदर छाया हुआ था कि जंगलों से आ रही जंगली जानवरों की आवाज़ें हमें साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी राजीव ने कहा, पिंटू थोड़ा साइकिल रोक ना, मुझे हल्का होना है। राजीव की इस बात को सुनकर मैंने साइकिल को रास्ते के एक किनारे पर रोका तो मेरी साइकिल रोकते ही राजीव साइकिल से उतरकर पीछे झाड़ियों की तरफ हल्का होने चला गया। अब राजीव को गए हुए 2-3 मिनट हो गए थे मगर राजीव अभी तक नहीं आया। इस पर मैंने बिना उधर देखे ही राजीव से कहा, यार जल्दी कर, ठंड लग रही है मुझे। मगर मेरे इस बात का राजीव ने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने अपनी निगाहें एक बार पीछे राजीव की तरफ घुमाई तो अपनी निगाहें पीछे घुमाते ही मैं एकदम से चौंक गया क्योंकि पीछे राजीव कहीं भी नहीं था। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो वो वहीं पर था, तो फिर गया तो गया कहाँ? ये सोचते हुए मैं साइकिल से नीचे उतरा और राजीव को ढूंढने के लिए पीछे गया मगर राजीव मुझे कहीं पर भी नहीं दिख रहा था। अब मैं काफ़ी परेशान सा होने लगा था कि आखिर मेरा दोस्त राजीव गया तो गया कहाँ। राजीव को ढूंढते ढूंढते जब मेरी नज़र एक बार हमारी साइकिल की तरफ गई तो वहाँ का नज़ारा देखकर मैं एकदम से हैरान रह गया क्योंकि राजीव साइकिल के पास ही खड़ा था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये तो मुमकिन ही नहीं था। अभी तो राजीव कहीं भी नहीं दिख रहा था, तो अचानक कहाँ से आ गया? खैर जो भी हो, राजीव के आ जाने से मेरी परेशानी एकदम से कम हो गई और मैं चलकर अपनी साइकिल के पास पहुंचा और राजीव से कहा, क्या यार, कहाँ चला गया था तू? चल जल्दी घर चलते हैं। इतना बोलकर मैंने वापस से साइकिल चलाना शुरू कर दिया। मगर साइकिल चलाकर कुछ दूर बढ़ते ही मैंने एक बात पर गौर किया कि अब मुझे साइकिल पर डबल लोड का वजन महसूस नहीं हो रहा। लेकिन अचानक मेरी साइकिल इतनी हल्की कैसे हो गई? अभी थोड़ी देर पहले तो साइकिल इतनी भारी थी कि मुझसे चलाया भी नहीं जा रहा था। खैर इस बात पर भी उतना ध्यान ना देकर मैं साइकिल काफ़ी तेजी से भगाने लगा। मगर मुझे कहाँ पता था कि मैं अब एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। काफ़ी रफ्तार से साइकिल भगाते वक्त मेरी नज़र एक बार ज़मीन की ओर गई तो वहाँ का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए और मेरा सर घूमने लगा क्योंकि ज़मीन की ओर नज़र जाते ही मैंने देखा कि हमारी साइकिल चल नहीं बल्कि हवा में उड़ते हुए आगे बढ़ रही है। और तो और चांद की हल्की रोशनी में मेरी और साइकिल की परछाई तो बन रही है मगर राजीव की नहीं। ये देखकर मैं काफ़ी डर गया और अपनी नज़र एक बार पीछे बैठे राजीव की ओर घुमाई तो मैं हक्का बक्का रह गया क्योंकि राजीव साइकिल पर था ही नहीं। ये देखकर मैंने झट से साइकिल का ब्रेक दबाया जिससे मैं और मेरा साइकिल धड़ाम से ज़मीन पर जा गिरे। मैं इतनी ज़ोर से ज़मीन पर गिरा था कि मुझे काफ़ी तेज चोट लगी थी, लेकिन चोट के दर्द से ज़्यादा मुझे डर लग रहा था। अभी मैं ज़मीन पर पड़ा ही था कि तभी मेरे बगल के पेड़ से आवाज़ आई, आज तू नहीं बचेगा। उस भयानक सी आवाज़ को सुनकर मैंने जब उस पेड़ के ऊपर देखा तो मेरा पूरा शरीर जोर जोर से कांपने लगा क्योंकि पेड़ के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ था जिसका पूरा शरीर राजीव की तरह था और चेहरा किसी शैतान की तरह। ये देखकर मैं समझ गया कि राजीव को इसी भूत ने अपने वश में कर रखा है और इससे पहले
कि वो भूत मुझे भी मार दे, मैंने वहां से दौड़ लगा दी और भागता हुआ सीधे अपने गांव पहुंचा, जहां गांव वालों को पूरी बात बताने के बाद हम सभी गांव वाले मिलकर उसी जगह पर पहुंचे। तो वहां पहुंचकर हमने देखा कि राजीव उसी पेड़ के नीचे गिरा हुआ है, जिसके बाद हम राजीव को अपने साथ गांव ले आए और काफी झाड़ फूक करवाने के बाद राजीव ठीक हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।